हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायो टाइम। सो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कवर अप करने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर 11 ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। आज से मैंने क्लास 12th को स्टार्ट किया है कराना और ये इकोलॉजी यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन द वीडियो। इसमें चैप्टर में स्टार्टिंग में सबसे पहले बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के वेरियस लेवल्स के बारे में बताया गया है, जैसे मैक्रोमोलिक्यूल्स, सेल्स, टिश्यूज़, ऑर्गन्स, इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम्स। सो देखो, किसी भी पर्टिकुलर लेवल पर, किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन पर दो तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जो एग्जाम्पल में यहाँ पे दिया गया है कि बुलबुल जो है वो अर्ली मॉर्निंग में सिंग क्यों करती है, या फिर बर्ड्स ही सिंग क्यों करते हैं। ये मैकेनिज़्म क्या है, इसके पीछे का ये प्रोसेस का क्या मैकेनिज़्म है। सो इसका आंसर भी इसमें गिवन है कि अगर वॉइस बॉक्स के ऑपरेशन के टर्म्स में देखा जाए और वाइब्रेटिंग बोन जो है बर्ड में उसके टर्म्स में देखा जाए, सो ये जो बर्ड्स हैं वो साउंड क्रिएट करती हैं, वो सिंग करती हैं सो दैट दे कैन कम्युनिकेट विद द अदर बर्ड्स, विद इट्स मेट, और मेट के साथ कम्युनिकेट करने के लिए ये यूज़ करते हैं इन साउंड्स को ब्रीडिंग सीजन के दौरान। ठीक है। सो और इनमें जो ये ऑर्गन जो ये यूज़ करते हैं, जो इनका वॉइस बॉक्स है ना, वॉइस बॉक्स है, उसकी वजह से ये साउंड आता है, जैसे सिरिंज कहा जाता है। लैरिंग्स अगर ह्यूमन में है तो इनका ही है। सो ये व्हेन यू ऑब्जर्व नेचर अराउंड यू विद अ साइंटिफिक फ्रेम, देखो बहुत से क्वेश्चंस, जब भी नेचर को कोई भी देखता है इंसान तो उसे बहुत से क्वेश्चंस माइंड में आते हैं। सो अभी लेट्स बिगिन दिस चैप्टर, भी यहाँ से मेनली चैप्टर स्टार्ट है। सबसे पहले इकोलॉजी क्या होता है। इकोलॉजी एक सब्जेक्ट है जिसमें स्टडी किया जाता है ऑर्गेनिजम्स के बीच के इंटरैक्शंस को। ठीक है, इंटरैक्शंस अमंग ऑर्गेनिजम्स एंड बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स फिजिकल एनवायरनमेंट, उसके अपने फिजिकल एनवायरनमेंट, एबायोटिक एनवायरनमेंट से ऑर्गेनिज्म का क्या इंटरैक्शन है, उसे ही समझना इकोलॉजी है। ये बेसिकली 4 लेवल्स पर प्रेजेंट होता है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के। सबसे पहला है ऑर्गेनिजम्स, देन पॉपुलेशंस, देन कम्युनिटीज़ और फिर बायोम्स। सो इस चैप्टर में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं पॉपुलेशन लेवल्स पे। ठीक है। सो पॉपुलेशन में सबसे पहले जो टॉपिक गिवन है वो है पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। नेचर में हम रेयरली फाइंड करते हैं आइसोलेटेड सिंगल इंडिविजुअल, किसी भी स्पीशीज़ के सिंगल इंडिविजुअल को। मेजॉरिटी जो है वो ग्रुप्स में रहते हैं और उनका एक वेल डिफाइंड जोग्राफिकल एरिया भी होता है। वो शेयर करते हैं सिमिलर रिसोर्सेज को या उसके लिए compete करते हैं, पोटेंशियली इंटरब्रीड करते हैं और एक पॉपुलेशन को फॉर्म करते हैं। जो टर्म इंटरब्रीडिंग है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इम्प्लाई किया जाता है। एक इंडिविजुअल का ग्रुप रिजल्ट करता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी, तो उसे एक पॉपुलेशन में कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि इकोलॉजिकल स्टडीज़ करनी है। तो जितने भी कॉर्मोरेंट्स हैं एक वेटलैंड पर, या फिर अबंडेंट ड्वेलिंग पर जितने भी रैट्स हैं, या फॉरेस्ट के ट्रैक्ट पर टीकवुड के ट्रीज़ हैं, कल्चर प्लेट पर बैक्टीरियाज हैं, पॉन्ड में लोटस के प्लांट्स हैं, ये सारे ही एग्जाम्पल्स हैं पॉपुलेशन के। ये देखो, इट इज़ एट द population level that natural selection operates to evolve the desired traits। पॉपुलेशन लेवल पर ही नेचुरल सेलेक्शन पॉसिबल है, सो दैट जो ट्रेट्स हैं, वो जो डिज़ायर ट्रेट्स हैं, वो इवॉल्व हो सके। पॉपुलेशन इकोलॉजी इज़ एन इम्पॉर्टेंट एरिया बिकॉज इट लिंक्स इकोलॉजी टू पॉपुलेशन जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन।
ये इसीलिए इम्पॉर्टेंट है, ये एवोल्यूशन और जेनेटिक्स से लिंक करता है, ठीक है। नेक्स्ट है पॉपुलेशन के सर्टेन एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं या लेकिन एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के नहीं होते, जैसे कि बर्थ एंड डेथ। जैसे एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को कह सकते हैं कि इसका बर्थ हुआ या इसका डेथ, लेकिन पॉपुलेशन में इसे बर्थ रेट और डेथ रेट कंसिडर किया जाएगा। पर देखो, इन अ पॉपुलेशन दीज रेट्स रेफर टू पर कैपिटा बर्थ्स एंड डेथ्स। पर कैपिटा में जो बर्थ और डेथ होता है उसके रेट को कंसिडर करके पॉपुलेशन बताया जा सकता है। जो रेट्स हैं वो एक्सप्रेस होते हैं नंबर्स के चेंज में, या तो वो इंक्रीज़ हो सकते हैं या डिक्रीज़ हो सकते हैं, वो पॉपुलेशन के मेंबर्स के रिस्पेक्ट में ये पॉसिबल है। एक एग्जांपल यहाँ पर गिवन है लोटस प्लांट का, कि एक पर्टिकुलर पॉन्ड में 20 लोटस के प्लांट्स थे, लास्ट ईयर की बात हो रही है, ठीक है। लेकिन रिप्रोडक्शन से 8 न्यू प्लांट्स फॉर्म हुए। अगर करंट पॉपुलेशन को 28 कहा जाएगा तो बर्थ रेट को कैसे कैलकुलेट करेंगे? 8/20 करके 0.4 ऑफस्प्रिंग जो है वो ऑफस्प्रिंग पर लोटस पर ईयर, हर साल एक पर्टिकुलर लोटस से जो ऑफस्प्रिंग है वो 0.4 कंसिडर करके ये फाइंड किया जा सकता है। और एक एग्जांपल गिवन है कि अगर भी कैलकुलेट 4 इंडिविजुअल्स, देखो अगर 4 इंडिविजुअल्स हैं लेबोरेटरी के पॉपुलेशन में फ्रूट फ्लाइज के, 40 में से जो मर चुके हैं, देखो इफ़ 4 इंडिविजुअल इन अ लेबोरेटरी पॉपुलेशन ऑफ 40 fruit flies died during a specified time interval, say a week, the death rate in the population during that period is 4/40, that is 0.1 individual per fruit fly per week। यानी कि टोटल कितने थे, इनिशियली कितने फ्रूट फ्लाई प्रेजेंट थे, वो 40 प्रेजेंट थे, और कितनों की डेथ हुई, 4 की डेथ हो गई। तो अगर डेथ रेट निकालना है इसका तो 4 को 40 से डिवाइड करके आंसर आ जाएगा, यानी 0.1 है आंसर, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 10%, राइट। अगर परसेंटेज के बेसिस पे कंसिडर करें तो 10%। और जो एग्जांपल बर्थ रेट का गिवन है लोटस प्लांट्स के लिए, अगर उसमें कंसिडर करें तो 0.4 आंसर आया था, यानी कि लगभग 40% ऑफस्प्रिंग्स बढ़ गए पॉन्ड में, है ना, हर साल। सो ये पहला वाला एग्जाम्पल था बर्थ रेट के लिए, और जो नीचे की तरफ एग्जाम्पल है वो डेथ रेट के लिए एग्जाम्पल है। एक और एट्रीब्यूट है पॉपुलेशन का, उसे कहते हैं सेक्स रेशियो। पहले बर्थ रेट का देखो एक्चुअल में डेफिनेशन क्या होता है कि नंबर ऑफ बर्थ अपॉन 100 इंडिविजुअल्स इन अ गिवन टाइम, और डेथ रेट के लिए नंबर ऑफ डेथ अपॉन 1000, ओके, 100 नहीं 1000 है, 1000 इंडिविजुअल्स इन अ गिवन टाइम। अब आते हैं एक और एट्रीब्यूट पर पॉपुलेशन के, जिसे कहा जाता है सेक्स रेशियो। ये इंडिविजुअल मेल और फीमेल के लिए हो सकता है, लेकिन एक पॉपुलेशन में या पॉपुलेशन में सेक्स रेशियो प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल गिवन है कि 60% ऑफ द पॉपुलेशन आर फीमेल्स एंड 40% मेल्स, यानी कि किसी भी पर्टिकुलर पॉपुलेशन में फीमेल्स कितने हैं पर मेल्स पर। तो जैसे कि 60% पॉपुलेशन फीमेल्स का है और 40% मेल्स का। सो अगर 1000 के बेसिस पर ले सकें तो 600 वुमेन फॉर 400 मेन, ओके। एक पॉपुलेशन में एक गिवन टाइम पर वो कंपोज होता है इंडिविजुअल से जो अलग अलग एज ग्रुप के हैं। सो ये जो एज डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर उसको प्लॉट किया जाए किसी भी पॉपुलेशन के लिए, तो उस रिजल्टिंग स्ट्रक्चर को एज पिरामिड कहा जाएगा, ठीक है। ये परसेंट ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अ गिवन एज और एज ग्रुप, ये किसी भी पर्टिकुलर एज ग्रुप के लिए इसे निकाला जाता है। सो अगर उसे प्लॉट किया जाए तो वो स्ट्रक्चर बनाएगा एज पिरामिड का। ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए जो एज पिरामिड है वो जनरली शो करते हैं एक डायग्राम की तरह, जिसके जनरल शेप्स होते हैं
जनरल शेप्स होते हैं वेदर इट इज़ ग्रोइंग, स्टेबल और डिक्लाइनिंग। यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं एज पिरामिड्स का ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए। सो नीचे की तरफ जो बॉक्स है वो कम्प्लीटली प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज पर जो लोग हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। फिर ऊपर की तरफ ब्लू कलर में जो है वो रिप्रोडक्टिव एज के लोगों को रिप्रेजेंट करता है। एंड सबसे टॉप पर है पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप पीपल। सो सबसे पहले है एक्सपैंडिंग पिरामिड। एक्सपैंडिंग पिरामिड यानी कि ये बढ़ता ही जा रहा है, यानी कि नीचे की तरफ सबसे ज़्यादा प्री रिप्रोडक्टिव एज वाले लोग प्रेजेंट हैं, देन रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप वाले लोग प्रेजेंट हैं, देन पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप वाले लोग प्रेजेंट है। ये एक्सपैंडिंग है, इसका शेप पिरामिड की तरह नज़र आ रहा है। दूसरा है स्टेबल, यानी कि लगभग पॉपुलेशन बराबर ही है और इसका शेप है बेल शेप्ड। और तीसरा है डिक्लाइनिंग, यानी कि प्री रिप्रोडक्टिव एज वाले जो लोग हैं वो कितने कम है, और ऊपर की तरफ पोस्ट रिप्रोडक्टिव जो स्टेबल है वो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप वाले लोग ज़्यादा हैं। ये अर्न शेप का नज़र आता है। सो जो पॉपुलेशन का साइज़ है वो और भी बहुत सारी चीज़ें बताता है हमें हैबिटेट के बेसिस पर। whatever ecological process we wish to investigate, किसी भी प्रोसेस को अगर हमें किसी भी पॉपुलेशन में इन्वेस्टिगेट करना है तो ये उस पर डिपेंड करता है कि उसका क्या आउटकम होता है किसी भी स्पीशीज़ के कंपटीशन पे, वो दूसरे स्पीशीज़ पर कंपटीशन पर क्या आउटपुट देता है, क्या उस पर इम्पैक्ट पड़ता है प्रीडेटर का, या उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है पेस्टिसाइड्स को अप्लाई करने पर। सो हम ये जो इवैल्यूएशन करते हैं ना, ये किसी भी चेंज पर, पॉपुलेशन साइज़ के किसी चेंज पर इवैल्यूएशन करते हैं। जो साइज़ है नेचर में वो बी एज लो एज लेस देन 10। साइबेरियन क्रेन्स जो है वो भरतपुर वेटलैंड्स में किसी भी साल में, और अगर हम मिलियंस में देखें तो क्लैमिडोमोनास हैं किसी भी पर्टिकुलर पॉन्ड में। तो पॉपुलेशन साइज़ टेक्निकली इसे टर्म दिया गया है पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी कि नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑक्यूपाइंग अ गिवन एरिया। इसका सिंबल है n, जिससे इसको डिनोट किया जाता है, और इसको नेसेसरीली नंबर्स में मेजर करना इम्पॉर्टेंट नहीं है, नेसेसरी नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि हम लोग नंबर्स में इसे मेजर कर सकें। टोटल नंबर्स जो है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर होता है पॉपुलेशन डेंसिटी का। कुछ केसेस में ये डिफ़िकल्ट है डिटरमाइन करने के लिए, ये मीनिंगलेस है। जैसे कि एक एरिया में मान लो कि 200 कैरेट ग्रास प्रेजेंट है, यानी कि पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस प्लांट्स, लेकिन और उसके साथ एक सिंगल ह्यूज बनियान ट्री प्रेजेंट है जिस पर लार्ज कैनोपी है, यानी कि बनियान ट्री पर तो बहुत सारे इनॉर्मस चीज़ें प्रेजेंट हो सकती, इनॉर्मस ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हो सकते हैं ना। सो ये स्टेट करता है कि जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, क्योंकि एक ही बनियान ट्री है तो पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो लो है रिलेटिव टू कैरेट ग्रास अमाउंट्स, लेकिन ये एनॉर्मस रोल जो है बनियान का उस कम्युनिटी पे वो अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता। कुछ केसेस में जो परसेंट कवर या बायोमास है जो ज़्यादा मीनिंगफुल लगेगा मेजर करने के लिए पॉपुलेशन साइज़ को, वो देखो टोटल नंबर इज़ अगेन नॉट ईजिली एडॉप्टेबल मेजर। टोटली नंबर्स को फाइंड करना बिल्कुल भी इजीली नहीं फाइंड किया जा सकता है, क्योंकि पॉपुलेशन ह्यूज है और काउंटिंग इम्पॉसिबल है या बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। देखो कुछ इकोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस के लिए हमें देयर इज़ नो नीड टू नो द एब्सोल्यूट पॉपुलेशन डेंसिटी। हमें एब्सोल्यूट पॉपुलेशन डेंसिटी जानने की ज़रूरत नहीं होती कुछ इकोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस के लिए, ठीक है। उसमें रिलेटिव डेंसिटी सेम काम करती है। रिलेटिव डेंसिटी
का भी सेम पर्पस है जैसे कि एब्सोल्यूट पॉपुलेशन डेंसिटी है कुछ इकोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस के लिए। इसके लिए एग्जाम्पल भी गिवन है कि अगर number of fish caught per trap is good enough measure of its total population density in the lake, यानी कि जो ट्रैप हुई है फ़िश, यानी कि फ़िशिंग के टाइम जितनी फ़िश ट्रैप हुई है वो एक अच्छा मेजर है, ना कि पूरा पॉपुलेशन डेंसिटी लेक का निकाला जाए। सो वी आर मोस्टली ऑब्लिग्ड टू एस्टिमेट population sizes indirectly without actually counting them or seeing them। वो जो फ़िश कॉट हुई, वो जो ट्रैप हुई फ़िश, उससे अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि लेक में कितने फिशेस हो सकते हैं। तो हम लोग एस्टिमेट ही कर सकते हैं, इनडायरेक्टली वी कैन एस्टिमेट द पॉपुलेशन साइज़, उनको बिना देखे या एक्चुअली उन्हें बिना काउंट किए, ठीक है। और जो जैसे हमारे नेशनल पार्क्स में और जो टाइगर रिजर्व्स हैं उनमें टाइगर्स का सेंसस कैसे निकाला जाता है, वो पग मार्क्स या फिर फीकल पैलेट से निकाला जाता है। वो जाकर काउंट नहीं करते, वो पग मार्क्स, उनके जो पंजों के निशान होते हैं यानी, और जो उनका फीकल मैटर प्रेजेंट होता है, फीकल पैलेट्स प्रेजेंट होता है, उनके बेसिस पे इन टाइगर्स का सेंसस किया जाता है। सो ये एक इनडायरेक्ट काउंट है, ठीक है। और रिलेटिव डेंसिटी क्या था कि किसी एरिया में अगर हम नंबरिंग या उसके बायोमास से फाइंड नहीं कर सकते, सो हम लोग रिलेटिव डेंसिटी से पता लगाते हैं। अगला टॉपिक है पॉपुलेशन ग्रोथ। देखो पॉपुलेशन ग्रोथ जो है, देखो इसमें द साइज ऑफ अ पॉपुलेशन फॉर एनी स्पीशीज इज़ नॉट अ स्टैटिक पैरामीटर। किसी भी पॉपुलेशन का जो साइज़ है किसी भी स्पीशीज़ के लिए वो एक स्टैटिक पैरामीटर नहीं है, वो चेंज करते ही रहता है टाइम के साथ, क्योंकि वो वेरियस फैक्टर्स पर डिपेंडेंट है, यानी कि फूड के अवेलेबिलिटी पर डिपेंडेंट है, प्रेडेशन के प्रेशर पर डिपेंडेंट है, एडवर्स वेदर पर डिपेंडेंट है। यानी कि और तो और इन चेंजेस में जो पॉपुलेशन डेंसिटी के चेंजेस हैं वो हमें वो बस सिर्फ एक आइडिया दे सकते हैं कि पॉपुलेशन में क्या हो रहा है, क्या पॉपुलेशन फ्लॉरिश कर रहा है या पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रहा है। जो भी अल्टीमेट रीज़न है वो पॉपुलेशन के डेंसिटी से उसके गिवन हैबिटेट से एक गिवन पीरियड में जो फ्लक्चुएट करते रहता है, क्योंकि ये चार बेसिक प्रोसेसेस फ्लक्चुएट होते हैं। क्या है ये चार बेसिक प्रोसेसेस, जिसमें से दो जो है नैटालिटी एंड इमिग्रेशन, ये दोनों काम करते हैं पॉपुलेशन को इंक्रीज़ करने में, पॉपुलेशन डेंसिटी को। और जो बाकी के दो है यानी कि मोर्टेलिटी और एमिग्रेशन, ये डिक्रीज़ करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी को। नैटालिटी क्या होता है, ये है नंबर ऑफ डेथ्स ड्यूरिंग नंबर ऑफ बर्थ्स ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड इन द पॉपुलेशन। देखो किसी भी पॉपुलेशन में अगर न्यू बर्थ्स हो रहे हैं यानी कि बर्थ में इंक्रीज़ आ रहा है तो ये ऐड हो जाएगा इनिशियल डेंसिटी में, यानी कि जो टोटल पॉपुलेशन डेंसिटी है उनमें ये ऐड ऑन हो रहे हैं, यानी कि ये बर्थ ले रहे हैं, ये जन्म ले रहे हैं, तो ये ऐड ऑन हो रहे हैं पॉपुलेशन डेंसिटी में। मोर्टेलिटी क्या है कि डेथ पॉपुलेशन डेंसिटी में एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में जो नंबर ऑफ डेथ्स हो रहे हैं, यानी कि ये माइनस हो जाएंगे उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन डेंसिटी से। नेक्स्ट है इमिग्रेशन, ये नंबर ऑफ इंडिविजुअल हैं सेम स्पीशीज़ के जो हैबिटेट मतलब कि वो have come into the habitat from elsewhere during the time period under consideration, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में कहीं और से हैबिटेट उस हैबिटेट में अगर कोई स्पीशीज़ आया है, सेम स्पीशीज़ की बात हो रही है यहाँ पर, तो अगर किसी और जगह से उस हैबिटेट में सेम स्पीशीज़ आता है
किसी भी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में, तो उसे इमिग्रेशन कहा जाता है। और एमिग्रेशन क्या है कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द पॉपुलेशन हु लेफ्ट द हैबिटेट एंड गॉन एल्सवेयर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम। अगर किसी पर्टिकुलर पीरियड में उस पर्टिकुलर जगह को छोड़कर अगर वो पॉपुलेशन कहीं और चला जाए तो वो क्या होगा, माइनस हो जाएगा पॉपुलेशन डेंसिटी से। सो ये है एमिग्रेशन। सो यहाँ पर एक फिगर गिवन है, कम्प्लीटली आसान है इसको समझना। पॉपुलेशन डेंसिटी में इमिग्रेशन और नेटालिटी पॉपुलेशन डेंसिटी को इंक्रीज़ करेंगे, ऐड करेंगे। इनको जो सिंबल्स रिप्रेजेंट करने के लिए गिवन है, नेटालिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है बी से, इमिग्रेशन को आई से, मोर्टालिटी को डी से, एमिग्रेशन को ई से, और पॉपुलेशन डेंसिटी को एज वी नो एन से। और जो मोर्टालिटी है, डेथ रेट है, और जो एमिग्रेशन है, ये माइनस हो रहा है पॉपुलेशन डेंसिटी से, क्योंकि वो ख़त्म हो रहा है। मोर्टालिटी में डेथ हो रहा है, एमिग्रेशन में वो मूव आउट कर रहे हैं, पॉपुलेशन इज़ मूविंग आउट। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। जो आगे के जितने भी टॉपिक्स बचे हैं वो नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे। सो अभी तक हमने जो पढ़ा, मेक श्योर आप उसको रिवाइज़ करें। दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। यहाँ तक अगर मैं वीडियो को देखा है, सो थैंक यू वेरी मच। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच बच्चों।